नमस्कार मेरे YouTube के प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी भूतों के शहर है। देखिए दोस्तों, ये स्टोरी भरपूर डरावनी है। इस स्टोरी तो अंत तक जरूर देखें। मैं आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप ऐसी ही हॉरर स्टोरी का आनंद ले सके। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो साथियों, स्टोरी तो पूरा सुनने के बाद कमेंट में ये बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और हाँ, आप ये स्टोरी कहाँ से देख रहे हो, और अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि ये स्टोरी कहाँ तक पहुँच रही है। अगर मुझसे इस स्टोरी में कुछ गलतियां हो जाए तो आप मुझे अपना भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। चारी शहर में रात के करीब 1:30 बजे थे। बाहर धीरे धीरे बारिश शुरू थी। अचानक की एक घर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसमें से राजेश अपना मुंह बाहर कर आसपास देखने लगा। वह काफी डरा हुआ था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसके हाथ में छोटा सा बैग था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी से डर रहा हो। उसने आसपास एक और बार नजर घुमाई और वह धीरे से घर के बाहर निकला। वह धीरे धीरे रोड पर चलने लगा। उसका शरीर डर के मारे ठिठुर रहा था। आसपास के घरों को घूर रहा था। वो उस जगह से जल्दी निकल जाना चाहता था। वो कुछ ही दूरी वह चला कि तभी उसके आसपास से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई रो रहा था, जैसे कोई चिल्ला रहा था, जैसे कोई मदद मांग रहा था। बड़ी ही भयंकर आवाजें आ रही थी। यह आवाजों को सुन वो काफी डर गया। अचानक ही आसमान में एक बिजली चमक उठी और आवाजें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। राजेश के कानों को चीरने लगी। राजेश ने अपने कानों पर हाथ रखा ताकि वह आवाज ना सुन सके, और वह आवाजें अभी भी रुक नहीं रही थी कि तभी उसने देखा कि आसपास के घरों से लाल चमकती डरावनी आंखें उसे घूर रही थी और भयंकर तरीके से चिल्ला रही थी, यहाँ आओ, यहाँ आओ। राजेश तेजी से वहां से भागने लगा और वह जहां भी जा रहा था वहां सभी घरों से उसे ऐसी ही आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कई सारी आत्माएं उसे बुला रही हो। वो बड़ी तेजी से भाग रहा था, पर वह काफी थक चुका था। उसे पता नहीं लग रहा था कि कहां जाया जाए कि तभी एक बड़ी बिजली चमकी और उसके आसपास कई सारी आत्माएं खड़ी थी। वो सभी आत्माएं गुस्से से लाल चमकती आंखों से उसे घूरे जा रहे थीं। वह काफी गुस्से लग रही थीं। उनके शरीर से रक्त बह रहा था। शरीर जला हुआ नजर आ रहा था। उन आत्माओं में छोटे बच्चे भी थे जिनकी आंखें नहीं थी और एक हाथ कटे हुए थे। उनमें काफी सारी चुड़ैल औरतें भी थी जिनके बाल उनके चेहरे पर आकर ढक रहे थे और उनके पैर उल्टे थे और गर्दन से खून बह रहा था। उन आत्माओं में काफी सारे प्रेत पुरुष भी थे। उनका चेहरा आधा कटा हुआ था और उसमें से रक्त बह रहा था। वह सभी आत्माएं काफी डरावनी थी और वह सभी एक साथ गुस्से से चिल्लाने लगे, यहाँ आओ, यहाँ आओ। और वह सभी चारों तरफ से धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। राजेश डर से कांपने लगा था। उसकी मौत उसे सामने नजर आ रही थी। चारों तरफ भयंकर नजारा था। तभी उन आत्माओं की आंखों से रक्त की धारा बहने लगी। आत्माओं के हाथों के नाखून बड़े होने लगे और वह एक साथ राजेश पर टूट पड़े। उसे नोच नोच के उन्होंने मार दिया। वह भयंकर रात गुजर गई। अगली सुबह नव्य शहर में ओम गहरी नींद में था कि अचानक ही उस पर पानी गिर पड़ा। वह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा पानी उसकी बहन रीता ने डाला था। ओम गुस्से से लाल पीला हो गया कि तभी उसकी बहन रीता बोली, रीता महाशय उठिए, सुबह के 10 बज चुके हैं और अब तक आप सो रहे हो। ओम, चुड़ैल तो तेरा क्या जा रहा है? पानी डालने की क्या जरूरत थी? रीता, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी, वह तो पापा ने बोला इसलिए मैं तुझे उठाने आ गई, वरना तुझ जैसे भूत को उठाने में क्यों आती। ओम, ज्यादा मुंह चलने लगा है तेरा। रीता, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है,
बेचारा मुंह भी खुद को रोक नहीं पाता तुम्हें डांटने से। ओम हाँ हाँ ठीक है आता हूँ, ज्यादा बकवास मत करो। रीता हाँ तो आना ही पड़ेगा, पापा ने जो बुलाया है। थोड़ी देर में ओम खाने के टेबल पर आकर बैठ गया। उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसके पापा ने उसकी तरफ देखा और कहा, पापा तो राजकुमार जी उठ गए आप। ओम हाँ पापा, थोड़ी देर हो गई थी रात को सोने में। पापा क्यों, किसी लड़की के चक्कर में पड़े हो क्या जो आजकल रात को सोने में देर हो जाती है? रीता अरे नहीं पापा, आपको लगता है कि इस शैतान को कोई लड़की भाव भी देगी? इतना भी खराब चॉइस नहीं है लड़कियों का। ओम ने गुस्से से उसकी घूरा और कहा, ओम एक बार मेरी सरकारी नौकरी लग जाने दो, फिर देखो कैसी कैसी लड़कियां मुझे भाव देगी। रीता हाँ वह तो भगवान जाने कि कब तुम्हें सरकारी नौकरी लगेगी और कमाकर घर में लाओगे, शादी की उम्र भी हो गई है तुम्हारी। पापा हाँ बेटा, तुमने वह भेजा था ना परीक्षा पास होने के बाद, क्या हुआ उसका? ओम हाँ पापा भेजा तो है, पर लगता नहीं कि मेरा नंबर उसमें लगेगा। लगता है इस बार भी सरकारी नौकरी हाथ से गई। तभी उसकी माँ बोली, बेटा तुमने काफी मेहनत की है, तुम्हें इस बार जरूर सफलता मिलेगी। वो बोल रही थी कि तभी घर की डोर बेल बजी। सामने पोस्टमैन एक पोस्ट लिए हुए खड़ा था। जैसे ही ओम ने पोस्ट खोला, खुशी मारे वह नाचने लग गया और रीता को देखते हैं बोला, ओम चुड़ैल, अपनी सहेलियों को बोल देना कि तेरे भाई की सरकारी नौकरी लग गई है, लड़कियों की लाइन लगेगी अब तो। सभी को बहुत खुशी हुई और आखिर ओम को सरकारी नौकरी लग गई। पर ओम को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसे सरकारी नौकरी कैसे लग गई। उसका नंबर तो काफी पीछे था और सरकारी पद काफी कम थे, पर भगवान की कृपा देखो उसको यह नौकरी लग गई थी। उसकी नौकरी जिस शहर में लगी थी उस शहर का नाम था चारी। अगली सुबह वह ट्रेन से चारी शहर जाने निकला। वहां के एक सरकारी कार्यालय में उसे नौकरी मिल चुकी थी। वह काफी खुश था, उसके सारे सपने पूरे होने वाले थे। आखिर वह इतने साल से जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा था, वह चीज उसे मिल चुकी थी, सरकारी नौकरी। उसके साथ ट्रेन में एक बुजुर्ग उसके पास ही बैठे थे। उन्होंने पूछा, बुजुर्ग बेटा कहाँ जा रहे हो? ओम मेरी सरकारी नौकरी लगी है चारी शहर में, बस वही जा रहा हूँ। यह सुनते ही वह बुजुर्ग हैरान रह गया और वह बोला, बुजुर्ग क्या चारी शहर में? अरे बाप रे, तुम्हें भगवान ही बचाए अब। ओम को यह सुनकर काफी अजीब लगा। ओम क्यों, ऐसी क्या बात है उस शहर में? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बुजुर्ग बेटा वह शहर नहीं, शैतानी आत्माओं का घर है, श्रापित शहर है वो। यह ट्रेन तो उस शहर के प्लेटफॉर्म पर भी रुकती नहीं है, तुम्हें अगले शहर के स्टेशन उतरना पड़ेगा। ओम हाँ मैंने रिजर्वेशन करवाया, तब देखा था कि यह ट्रेन चारी स्टेशन पर रुकती नहीं है, पर वजह कुछ और भी तो हो सकती है। स्टेशन नया बन रहा होगा और मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। बुजुर्ग बेटा बस एक सलाह दूंगा, जैसे अभी जा रहे हो वैसे ही वापस अपने घर लौट जाओ, उस शहर में मत जाओ। बाकी अब तुम्हारी मर्जी, अपना ख्याल रखना, क्योंकि जान से ज्यादा जरूरी सरकारी नौकरी नहीं है। ओम ने बुजुर्ग की बातों को अनदेखा कर दिया। कुछ ही देर में चारी स्टेशन से होते हुए ट्रेन आगे बढ़ गई। ओम देखा कि स्टेशन पूरा वीरान पड़ा हुआ था, वहां कोई भी नहीं था और ट्रेन आगे बढ़कर उसके अगले रत्नमाला स्टेशन पर पहुंच गई और हाथों में बैग लिए हुए ओम उस ट्रेन से नीचे उतरा। ओम रत्नमाला स्टेशन पर पहुंच चुका था। वहां से करीब 45 मील दूर चारी शहर था। उसे काफी अजीब लगा कि आखिर ट्रेन चारी स्टेशन पर क्यों नहीं रुकती और ये भी कि वो बुजुर्ग ऐसी बातें क्यों बोल रहा था। खैर उसने इन सब बातों को दिल से निकाला और चेहरे पर मुस्कान लाकर अपनी सरकारी नौकरी जल्दी ज्वाइन करने का सोचने लगा। वो रत्नमाला स्टेशन के बाहर निकला। कई सारे रिक्शा वालों से चारी शहर जाने को कहा, तो कई बोले कि उस नर्क के शहर हम नहीं जाएंगे और कुछ ने तो नाम सुनते ही वहां से रिक्शा भगा ली। ओम सफर से काफी थक चुका था,
उसे जल्दी से चारी शहर पहुंचकर अपने सरकारी आवास में एक प्यारी नींद लेनी थी और कल से नौकरी ज्वाइन करनी थी, पर यहाँ तो कोई उसे वहां ले जाने को तैयार ही नहीं था। ओम, लगता है यहाँ के लोग भी उस बुजुर्ग के जैसे भ्रम में जी रहे हैं। अब मुझे वहां कौन लेकर जाएगा? चलकर भी नहीं जा सकता, काफी दूर जो है। तभी एक रिक्शा वहां आकर ओम के सामने आकर खड़ी हो गई। उस रिक्शा का मालिक राजाराम बोला, राजाराम, आपको चारी जाना है? ओम, हाँ, आप ले चलोगे? राजाराम, हाँ, मैं वही का हूं। कुछ रिक्शे वाले आपस में बात कर रहे थे कि कोई शख्स चारी शहर जाने को रत्नमाला आया है। मैंने वो सुन लिया। आप ही इंतजार करते नजर आए तो लगा आपको ही जाना होगा, तो रिक्शा यहां ले आया। ओम, आखिरकार कोई तो मिला। आसपास सभी लोग उन्हें घूर रहे थे। राजाराम, भाड़ा में 3 गुना लूंगा, क्योंकि सिर्फ चारी की सवारी और चारी से रत्नमाला स्टेशन किसी को पहुंचाना हो तभी यहाँ इतनी दूर आता हूँ। भाड़ा मंजूर है तो जल्दी से आकर बैठ जाओ। ओम, अरे 3 गुना क्या, 4 गुना ले लेना, अब चलो। ओम अंदर बैठ गया। राजाराम ने रिक्शा शुरू की और वो चारी शहर जाने निकले। ओम, कब से वहां खड़ा था मैं, आखिर तुम मिले, वरना मैं चारी शहर जा भी पाता या नहीं। राजाराम साहब, वहां के रिक्शे वाले मुझे वहां रिक्शा लगाने नहीं देते। कहते हैं मैं श्रापित शहर से हूँ, इसीलिए मैं स्टेशन से थोड़ी दूर रिक्शा लगाता हूँ। कुछ दिनों बाद ही कोई सवारी मिलती है, इसीलिए 3 गुना पैसे लेता हूँ ताकि परिवार का भी खर्चा निकाल सकूं। ओम, हाँ, सही बात है, पर मुझे ये बताओ ट्रेन चारी स्टेशन पर क्यों नहीं रुकती? राजाराम, क्या कहूँ साहब, सरकार ने भी हमारे शहर से मुंह मोड़ लिया है। कोई इस शहर में आना नहीं चाहता, बस कुछ लोग ही यहाँ रहते हैं। अब बाकी थे वो यहाँ से उस हादसे के बाद किसी दूसरे शहर चले गए। पूरा शहर वीरान पड़ा है, बस कुछ ही लोग अब यहाँ रहते हैं क्योंकि उनके पास कहीं और जाने के पैसे नहीं है। ओम, कौन सा हादसा? राजाराम, बड़ी फैक्ट्रियां थी साहब यहाँ केमिकल्स की। आधे से ज्यादा शहर के लोग वही नौकरी करते थे। एक रात फैक्ट्री में आग लगने से उन केमिकल्स की जहरीली गैस पूरे शहर में फैल गई और देखते ही देखते काफी लोग मारे गए। बस तब से शहर वीरान हो गया, आसपास के शहरों के लिए शापित शहर हो गया। कुछ देर बाद रिक्शा चारी शहर पहुंची। आसपास के सभी घर और इमारतें वीरान पड़ी हुई थी। ओम को और ज्यादा कुछ पूछना सही नहीं लगा। थोड़ी देर में रिक्शा एक सरकारी आवास के सामने आकर रुक गई। आसपास कई पेड़ और कुछ घर थे, पर वो विस्तार भी वीरान ही था। ओम रिक्शे से नीचे उतरा और उसने राजाराम को पैसे चुकाए। राजाराम साहब, इस शहर के बारे में इतना सुनने के बाद भी क्या आप यहाँ रहना चाहते हैं? ओम, जब आप जैसे अच्छे लोग यहाँ रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझे बड़ी मेहनत से सरकारी नौकरी लगी है और इस जैसी वजह से मैं यह नौकरी नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ रहूंगा चाहे लोग कुछ भी कहे। राजाराम, ठीक है साहब, पर एक बात याद रखिए, रात को बाहर मत निकलना। आपको अजीब लगे, पर यहाँ आत्माएं घूमती है उन मरे हुए लोगों की। ओम, मैं ऐसी बकवास चीजें नहीं मानता। खैर शुक्रिया राजाराम, तुम मुझे यहाँ ले आए। राजाराम, रात को मत निकलना साहब, बस मेरी इतनी बात याद रखना। अब चलता हूँ, अच्छे से रहिए यहाँ। मेरा नंबर ले लीजिए, कहीं भी जाना हो मुझे बुला लेना। ओम, ठीक है, शुक्रिया। ओम ने नंबर ले लिया और राजाराम वहां से रिक्शा लेते हुए चला गया। तभी अचानक सरकारी आवास का गेट खुला। वहां का सेवक चरण बाहर आया। चरण, तो आप ही है वो नए साहब, आइए अंदर। ओम अंदर आने लगा। उस आवास में उसके और चरण के अलावा कोई नहीं था। ओम, इस आवास में और सरकारी लोग नहीं है क्या? चरण साहब, मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि आप यहाँ कहाँ से आ गए। यहाँ कोई सरकारी नौकरी लगने पर भी नहीं आता। ये शहर शापित जो है, रिक्शे वाले ने भी आपको बता ही दिया होगा। ओम, हाँ, पर आप सब भी तो यहाँ रहते ही हो ना। चरण, इस नर्क में कौन रहना चाहेगा साहब, बस समझ लीजिए कि मजबूरी है। खैर मुझे लगा था कि आप भी नहीं आएंगे, पर आ गए। आइए आपका कमरा दिखा दूं। ओम और चरण एक कमरे में आए।
ओम ने अपना सामान अच्छे से वहां रख दिया। उसने खिड़की खोली, सामने एक बड़ा मैदान था। ठंडी हवाएं उसे छूने लगी। चरण, उस मैदान के पीछे ही ऑफिस भी है। आप अकेले ही उस ऑफिस में होंगे क्योंकि काफी लोग तो यहां से छोड़कर चले गए। जो नए लोगों को नौकरी लगी उनमें से सिर्फ आप आए हो, बाकी कोई नहीं आया। ओम, तो काम समझाने वाला कोई नहीं? चरण, काम तो यहां ना के बराबर है, पर ऑफिस में टेलीफोन है। आप दूसरे शहर के हेड ऑफिस से बात कर लेना, वो आपको आपका काम समझा देंगे। और हाँ, आपके खाने पीने का सब मैं देख लूंगा, उसकी चिंता आप मत करिएगा। पर शाम को खाना बनाकर मैं यहां नहीं रहूंगा, अपने घर चला जाया करूंगा। आपको अकेले ही यहां रात को रहना होगा। ओम, हाँ, कोई बात नहीं। चरण, दरअसल एक और सरकारी आवास है कुछ ही दूर। कुछ दिनों पहले राजेश नाम के सरकारी आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उस तरफ वो आप ही के सरकारी ऑफिस में काम करता था। इतना कहूंगा कि रात को बाहर मत निकलना, यहाँ भयानक आत्माएं घूमती है। कुछ भी हो जाए रात को बाहर मत जाइएगा। इस शहर का कोई भरोसा नहीं, ये नर्क है साहब। ओम, ठीक है। ओम को इन बातों से डर लगने लगा था, पर उसे ये नौकरी करनी ही थी। उसने सोचा 1 साल यहाँ रहकर अपनी बदली करवा लूंगा। शायद कोई यहाँ आने को तैयार नहीं, इसीलिए मुझे उनकी जगह ये नौकरी मिल गई। रात हो गई थी। चरण शाम को खाना बनाकर जा चुका था। ओम ने खाना खाया और अलमारी में अपना सामान रख आराम से बेड पर लेट गया। आसपास गहरी शांति पसरी हुई थी। उसने एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक ही बाहर धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगी। अचानक ही लाइट चली गई, कमरे में अंधेरा हो गया। ओम उठा और उसने खिड़की खोली। फिर से ठंडी हवाएं उसके चेहरे से आकर टकराने लगी। कुछ बारिश की बूंदें भी उसके चेहरे पर आ रही थी। आसपास काफी शांति थी। कुछ देर तक वो खिड़की के पास ही खड़ा रहा कि तभी उसे अचानक मैदान की ओर से कोई शोर सुनाई दिया। वो शोर बच्चों का था। ओम, अरे वाह, यहाँ तो बच्चे खेल रहे हैं। मतलब आसपास और भी लोग रहते हैं। अच्छा है, इस वीरान शहर में कुछ लोग तो नजर आए। बच्चों से जाकर बात करता हूँ। उसने ठीक से उस मैदान की ओर देखा। बारिश के कारण ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर ऐसा लग रहा था मानो कई सारे बच्चे मैदान में खेल रहे हो। उसे कुछ बच्चे दिखे भी। ये देखकर ओम खुश हुआ। बारिश काफी हल्की पड़ रही थी। उसने लालटेन जलाई और उस कमरे से बाहर निकलकर फिर सीढ़ियों से नीचे उतरकर उस अंधेरी रात में वो उस मैदान की ओर उन बच्चों को देखने आगे बढ़ने लगा। ओम धीरे धीरे आगे उस मैदान की तरफ आगे बढ़ रहा था। बारिश अब कुछ थम सी गई थी। उसे कुछ दूर अंधेरे में कुछ बच्चे नजर आए। वो पास जाने लगा। बच्चे अब गोलाकार आकार बनाकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ओम लगभग उनके पास पहुंच चुका था। ओम, बच्चों, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? ओम के इतना कहते ही उन बच्चों की बातें बंद हो गई। गहरा सन्नाटा छा गया। अजीब सी शांति छा गई। ओम उनकी तरफ देख रहा था। उसे अब तक जवाब नहीं मिला था। अब सारे बच्चे ओम की तरफ मुड़े। अंधेरे में उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। ओम ने फिर पूछा, ओम, हेलो बच्चों, मैं यहाँ नया हूँ, क्या आप मुझे अपना दोस्त बना सकते हैं? अचानक ही सारे बच्चे हंसने लगे। उनकी हंसी भयानक थी। अचानक वो हंसी चिल्लाहट में बदल गई। एक एक करके सारे बच्चे चीखने लगे। वो काफी रोने लगे, मानो उन्हें काफी दर्द हो रहा था। भयानक डरावना माहौल बन चुका था कि तभी एक बड़ी बिजली आसमान में चमकी। उस बिजली की रोशनी में सामने का नजारा देख ओम पूरी तरह से दहल उठा। उन सभी बच्चों के चेहरे उसे साफ नजर आए। उनकी आंखों और नाक से रक्त बह रहा था। सभी का एक हाथ कटा हुआ था। वो रोए जा रहे थे। तभी उन सभी बच्चों ने गुस्से से चिल्लाया, यहाँ आओ, यहाँ आओ, हमें बचाओ। वो कभी हंस रहे थे तो कभी रो रहे थे। वो सब काफी भयंकर था। वो ओम की तरफ आगे बढ़ने लगे। ओम काफी सहम गया था, पर उसने हिम्मत जुटाई और वहां से तेजी से अपने घर की तरफ भागा। सारे बच्चों की आत्माएं उसके पीछे भयानक तरीके से चीखते हुए भाग रही थी। ओम जान बचाते हुए किसी तरह सरकारी आवास पहुंचा।
अपने कमरे में जाकर कमरा और वो खिड़की बंद कर दी। सारी रात बाहर आवाजें गूंजती रही। कुछ देर बाद वो आवाजें बंद हो गई। सुबह दरवाजा खटखटाने पर अचानक ओम गहरी नींद से जाग उठा। उसने कमरे का दरवाजा खोला। सामने चरण था। ओम का हाल देखकर चरण ने पूछा, चरण साहब, आप ठीक तो है ना? ओम ने पिछली रात की घटी घटना को चरण को ना बताना ही जरूरी समझा। उसे लगा कि कुछ बुरा सपना था। शायद यहाँ की ऐसी वैसी बातें सुनकर उसे भ्रम हुआ होगा। वो भ्रम का मानकर खुद को ही दिलासा दे रहा था, क्योंकि कल रात की घटना तो सच में हुई थी। क्योंकि वो ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था। नाश्ता करके वो चरण के साथ ऑफिस पहुंचा। इस बार ऑफिस के रास्ते पर कहीं कहीं उसे कुछ लोग दिख गए। कुछ दुकानें भी खुली हुई उसे नजर आईं। ओम, लोग रह रहे हैं यहां, ये अच्छी बात है। चरण, हाँ साहब, बस कुछ लोग ही है। शहर में सिर्फ शाम तक दिखाई देंगे। किसी से बात भी नहीं करते। अपना काम करते ही घर में कैद हो जाते हैं। क्या करेंगे, मजबूरी है। इस नर्क में रहना पड़ रहा है, वरना रात को तो आत्माओं का खौफ है। ओम ने रात की घटना याद की, पर ये बोल के टाल दी कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है। वो काम पर लग गया। हेड ऑफिस से बात कर कुछ फाइल्स पूरी करके अब वो ऑफिस से निकल रहा था। शाम होने में कुछ समय बाकी था। अब कुछ लोग जो वहां रहते थे, उनका भी दिखना अब रास्तों पर बंद हो गया था। दुकानें भी बंद हो चुकी थीं। चरण सरकारी आवास पर खाना बनाने चला गया था। ओम ने ऑफिस बंद किया। उस मैदान की ओर देखा जहां कल रात घटना हुई थी। उसके पीछे ही उसका सरकारी आवास था। वो रोड से होते हुए उसके घर की तरफ जाने लगा कि तभी एक खिलौने वाली गेंद आकर उसके सिर पर लगी। उसने देखा एक 2 मंजिला इमारत की खिड़की पे कोई 6 से 8 साल की बच्ची उस गेंद की तरफ देख रही थी। ओम ने उसे देख मुस्कुराया। वो भी उसे देख मुस्कुराई। ओम ने वो गेंद उसकी तरफ फेंक दी। वो लड़की और भी ज्यादा खुश हो गई। पर ओम को लगा कि उस लड़की के पीछे कोई खड़ा था। शायद उसकी माथी पर ठीक से नजर नहीं आ रही थी। अचानक वो खिड़की जहां लड़की खड़ी थी वो बंद हो गई। ओम को लगा शायद चरण ने कहा था, वैसे यहाँ के लोगों को मिलना जुलना पसंद नहीं। वो आगे बढ़ा और कमरे पर आ गया। रात को खाना खाने के बाद वो फिर से कमरे में किताब पढ़ रहा था। उसके मन में कल रात घटी घटना का थोड़ा डर भी था, पर उसमें काफी हिम्मत थी। उसने जाकर खिड़की खोली। हर तरफ अंधेरा और आसपास काफी सन्नाटा था। चांद की हल्की रोशनी में उसने देखा मैदान की तरफ उसे वो लड़की जो ओम को दिखी थी 2 मंजिला इमारत की खिड़की पर। वो अकेली ही उस मैदान में खेलती हुई नजर आई, उसी गेंद के साथ जो ओम ने उसे वापस दी थी। ओम ने आवाज लगाई। उस लड़की ने ओम की खिड़की की तरफ देखा। वो मुस्कुरा उठी और हाथ हिलाने लगी। ओम भी उसे देख मुस्कुरा रहा था कि तभी अचानक ही आसमान में बादल गरजने लगे। बारिश शुरू हो गई। वो लड़की काफी डर गई। ओम ने देखा तो वो दहल उठा। वो शैतानी बच्चों की आत्माएं उस बच्ची की तरफ आगे बढ़ रही थी। हर तरफ चीखने की आवाजें आने लगी। वो लड़की डरकर अपने कान पकड़े हुए नीचे बैठ गई। ओम जल्दी से कमरे से निकलकर उसे बचाने मैदान की तरफ भागा। उन बच्चों की आत्माएं लगभग उस बच्ची की तरफ उसे मारने आ ही गई थी कि ओम आ पहुंचा। उसने उस डरी हुई बच्ची को उठाया और भागने लगा। पर अचानक ही उसके सामने कई महिलाओं की आत्माएं, जिनके लंबे बाल चेहरे तक थे और पैर उल्टे थे, वो सभी गुस्से से रो रही थी और चीख रही थी। आसपास से भी बाकी आत्माएं आने लगी। अब ओम और वो लड़की फंस चुके थे। बचना अब मुश्किल था। तभी कुछ भभूति जैसा उन आत्माओं पर उड़ा। वैसे ही वो आत्माएं चीखती हुई वहां से गायब हो गई। वहां एक महिला आ पहुंची जो काले कपड़े ने सज थी और गले में कई मालाएं थी। बच्ची माँ बोलते हुए उससे लिपट पड़ी। उसकी माँ का नाम श्रावणी था और बच्ची का राधा। श्रावणी, जल्दी चलो मेरे घर, आज आत्माएं काफी गुस्से में है, वो वापस आएंगी। राधा और श्रावणी के साथ ओम उनके घर आया। दूसरी मंजिल पर बने उनके कमरे में आए। कमरे में दीवारों पर मंत्र लिखे हुए थे और लींबू लटकाए गए थे। श्रावणी, मेरे मना करने के बाद भी तुम बाहर क्यों गई? वो आत्माएं तुम्हें मार देती तो?
मैं पूजा में लीन थी, उसका फायदा उठाकर तुम बाहर खेलने निकल गए। अच्छा हुआ सही वक्त पर मैं आ गई। राधा माफ कर दो माँ, अब नहीं जाऊंगी। आप मुझे बाहर जाने ही नहीं देती, इसीलिए आज मैं आपको बिना बताए चली गई। श्रावणी बेटा, बाहर काफी खतरा है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहती हूं। खैर अब मत जाना कभी, और आपका शुक्रिया, आप बिना देर किए मेरी बेटी को बचाने आ गए। आप है कौन? ओम ने उन्हें सारी बात बताई। ओम, आप यहाँ क्यों रह रही है और ये आत्माओं को कैसे आपने रोक दिया? मुझे अब पूरा यकीन हो गया कि ये शहर सच में शापित है और यहाँ आत्माओं का वास है। श्रावणी, ये हमारा घर है, मैं और मेरी बच्ची यहाँ से कहा जाए। मेरे पिता एक बड़े तांत्रिक थे, मैंने कुछ विधियां और मंत्र सीखे थे उनसे, जो आज मेरे और मेरी बच्ची को सुरक्षित रखने में काम आ रही है। ओम, उस जहरीली गैस के हादसे के बाद ये जगह ऐसी हो गई। श्रावणी, वो कोई हादसा नहीं था। ओम, मतलब? श्रावणी, पूरे प्लान के साथ किया गया षड्यंत्र था। सच्चाई सिर्फ मुझे पता है क्योंकि मेरे परिवार का संबंध उस घटना से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ओम, क्या हुआ था? क्या है सच्चाई? श्रावणी, बताती हूं। बात करीब 5 साल पुरानी है। उस हादसे के कुछ ही दिन पहले की। ये शहर ज्यादा बड़ा नहीं है, पर यहाँ की सबसे बड़ी केमिकल्स फैक्ट्री के कारण प्रचलित था। आधे से ज्यादा शहर के लोग वहां काम करने जाते थे। सभी की जिंदगी खुशहाल थी। उस फैक्ट्री के मालिक माधवनाथ बड़े दयालु और ईमानदार किस्म के आदमी थे। वहां 4 दोस्त भी काम करते थे। एक योगेश जो मैनेजर था, विजय जो सुपरवाइजर था, हरेन जो अकाउंटेंट था और चौथा जो माधवनाथ जी का काफी खास और उस फैक्ट्री का सीईओ मोहित। ये चारों दोस्त इस फैक्ट्री के काफी खास थे, अच्छा कमाते और उनके परिवार को भी माधवनाथ कोई कमी नहीं होने देते। पर कहते हैं ना, इंसान को सब कुछ मिल जाए फिर भी उसका पेट नहीं भरता। वैसे ही इन चारों का प्लान था कि फैक्ट्री को माधवनाथ के हाथों से छीनकर अपने हाथों में ले लिया जाए और इस फैक्ट्री के मालिक बन जाए। एक दिन चारों दोस्त फैक्ट्री में सबके जाने के बाद शराब मंगवाकर पी रहे थे और फैक्ट्री कैसे हथियानी है उसका प्लान बना रहे थे। मोहित, बस राह देख रहा हूं कि कब ये फैक्ट्री मेरे हाथ में आए। वो माधवनाथ अपनी आधी कमाई लोगों पर लुटा देता है। योगेश, हाँ सही कहा, एक बार फैक्ट्री हमारे हाथ में आते ही सारी कमाई हमारी होगी। हरेन, फिर तो ऐश की जिंदगी जिएंगे। विजय, ये सब करेंगे कैसे? मोहित, में उसकी साइन अपने तरीके से एक पेपर पर ले लूंगा, बाद में वो साइन से ही हम फैक्ट्री अपने नामों पर करवा लेंगे। हरेन, पर माधवनाथ बड़ा चालाक है, बिना कुछ देखे साइन नहीं करेगा। विजय, हाँ अगर ये प्लान फेल हो गया तो क्या करेंगे? मोहित, तो हम उसे मार देंगे। ये सुनते ही थोड़ी देर तक सब शांत रहे। मोहित, सोचो उसके मरने से हमें कितना फायदा होगा। करोड़ों में खेलेंगे हम उससे जबरदस्ती से साइन करवा कर उसे वही मार देंगे, क्योंकि ना कोई उसकी औलाद है ना ही कोई परिवार, वो फैक्ट्री हमारी ही होंगी। विजय, हाँ पूरे प्लान से हम उसे ठिकाने लगा देंगे, वरना वो ये फैक्ट्री सारे मजदूरों के नाम पर कर जाएगा। हरेन, ऐसा दिखाएंगे कि उसने आत्महत्या की है और माधवनाथ के खास होने के नाते वो फैक्ट्री हमारे नाम कर गया, किसी को शक भी नहीं होगा। योगेश, चलो तो कल ही इस प्लान को पूरा करते हैं। उन चारों ने शराब के नशे में माधवनाथ को मारने का प्लान बना लिया था, पर उनसे एक भूल हो गई थी। ऑफिस का दरवाजा खुला ही रख दिया था। उसमें जतिन नाम के एक वर्कर जो वापस अपना कुछ सामान लेने फैक्ट्री आया था, उसने उन्हें ऐसा कहते हुए सुन लिया और उनकी पूरी शूटिंग कर मोबाइल में वीडियो बना ली। उसने जाकर माधवनाथ को ये वीडियो दिखा दी। माधवनाथ ने उन चारों को काफी बेइज्जत किया, सारे मजदूरों और वर्कर्स के सामने। माधवनाथ, मैंने तुम सभी को अपने बच्चों की तरह चाहा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुमने मुझे ही मारने का प्लान बना लिया, सिर्फ इस फैक्ट्री के लिए। ये फैक्ट्री यहाँ काम करने वाले हर मजदूर की है। तुम शैतानों का यहाँ कोई काम नहीं। पुलिस में दे देता, पर तुमने इस फैक्ट्री के लिए काम किया है, इसीलिए छोड़ रहा हूँ।
निकल जाओ मेरी फैक्ट्री से, अब भूल कर भी इस फैक्ट्री की तरफ मत आना। माधवनाथ ने उन्हें जाने तो दिया, पर उनका अपमान बहुत हुआ था। शहर में भी बात फैल गई थी, सभी उनकी घृणा करने लगे। उन्हें कहीं काम नहीं मिला, सारा शहर उनसे नफरत करने लगा। बस इसी नफरत के कारण उन्हें अपना बदला लेना था, सिर्फ माधवनाथ से ही नहीं, पूरे शहर से। फैक्ट्री में कुछ जहरीले गैस से केमिकल बनते थे, बड़े बड़े बॉयलर्स में। उन्होंने बॉयलर्स को तबाह करने का प्लान बना लिया ताकि पूरा शहर उस गैस की चपेट में आ जाए और फैक्ट्री भी तबाह हो जाए। एक दिन होली की छुट्टी के कारण फैक्ट्री बंद थी। बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे थे। उन चारों ने मिलकर उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया और उन्होंने अंदर जाकर बॉयलर्स को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वो वहां से भागने ही वाले थे कि तभी बड़ा विस्फोट हुआ और वो चारों खुद ही के बिछाए जाल में जलकर वही मारे गए। फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई, पूरे शहर में जहरीली गैस फैल गई और देखते ही देखते पूरा शहर तबाह हो गया। अब बस कुछ लोग ही बचे हैं, क्योंकि उस समय वो शहर में मौजूद नहीं थे, जिसमें मैं और मेरी बेटी भी बच गए, क्योंकि तब हम दोनों शहर से बाहर थे। जब लौटे तो हर तरफ मौत का मातम था, काफी लोगों ने अपनों को खो दिया था। ओम, तुमने कहा इस घटना का संबंध तुमसे जुड़ा है, और वो मरे हुए लोग आत्माएं कैसे बन गए? श्रावणी, मोहित जो CEO था वो मेरे पति थे। घटना से पहले उन्होंने हमें शहर से बाहर भेज दिया था। उनकी काली करतूतों का मुझे पता नहीं लगा। फैक्ट्री से निकालने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि अब वो सुधर जाएंगे और दूसरे शहर जाकर जिंदगी जिएंगे, पर उनका शैतानी दिमाग तो लोगों को मारने का सोच रहा था। वो हैवान था। रही लोगों के आत्मा बनने की बात, तो मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पिता एक बड़े तांत्रिक थे। मेरे पिता के पास एक लाल कपड़ों में लिपटी काली शक्तियों का एक काला पत्थर था। उसके साथ एक मंत्रों की किताब भी थी, जिससे वो लोगों की मदद किया करते थे, जिसमें अच्छे बुरे मंत्र सभी थे। मेरे पिता के मरने के बाद वो सब मुझे मिल गया था। मैंने संभाल के उसे रख दिया था, पर मेरे शैतान पति ने किसी तरह वो चुरा लिया और फैक्ट्री में अपने साथ ले गया। उसने किसी तरह उस किताब से बुरे मंत्र पढ़ लिए और उन्हीं बुरे मंत्रों का प्रयोग कर उस पत्थर को फैक्ट्री में ही रख दिया, ताकि मरने के बाद भी इस शहर के लोगों को सुकून ना मिले और उनकी आत्माएं दर्द से चीखती रहे और भयानक स्वरूप ले ले। ओम, तो इन सब का कोई उपाय नहीं? श्रावणी है, अगर वो जादुई काला पत्थर उस फैक्ट्री से निकालकर पवित्र गंगाजल में मंत्रों के साथ भिगोया जाए तो ये शाप टूट जाएगा और सभी की आत्माएं मुक्त हो जाएगी। ओम, तो वो पत्थर तुम ले क्यों नहीं आई फैक्ट्री से? श्रावणी, मेरे पति और उनके दोस्तों की शैतानी आत्माएं वहां किसी को उस फैक्ट्री में आने नहीं देती। कुछ अधिकारी जब पता लगाने गए कि हादसा कैसे हुआ तो उन अधिकारियों की लाशें मिली थी। उन्हें बुरी तरह नोचकर मार दिया था। तब से फैक्ट्री की तरफ भी कोई नहीं जाता। मेरे पति की आत्मा शैतानी हो गई है। कभी कभी मैं सपनों में महसूस करती हूं वो मुझे और मेरे बच्ची को उस फैक्ट्री में बुला रहे हैं, ताकि हम दोनों को मारकर हमें भी उनके साथ उस फैक्ट्री में कैद रख सकें। मैं अगर अकेली गई उस पत्थर को खोजने और अगर मारी गई तो मेरे बच्ची का क्या होगा? ओम, तो क्या कोई उपाय नहीं है? श्रावणी, उपाय है, कोई हिम्मती इंसान चाहिए, साथ में उसके साथ कुछ लोग भी। मैं जादुई भभूति बना दूंगी ताकि उन आत्माओं को कुछ वक्त तक रोका जा सकता है। उन चारों की आत्माएं काफी शक्तिशाली है। काफी कम वक्त में वो पत्थर खोजना होगा। यहाँ के बाकी बचे लोग किसी से बात भी नहीं करते और मेरी बेटी और मुझसे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम मोहित का परिवार है, इसीलिए कोई इस काम के लिए हमारी मदद नहीं करेगा। ओम, मैं करूंगा मदद। श्रावणी, नहीं, तुम तो यहाँ के भी नहीं हो। अपनी जान जोखिम में मत डालो। अच्छा होगा तुम इस शहर से चले जाओ। ओम, अब ये मेरा भी शहर है, तुम बस भभूति बनाओ। कुछ लोगों का इंतजाम मैं करता हूं। हम जाकर वो काला पत्थर ले आएंगे उस फैक्ट्री से। इस शहर को फिर से खुशनुमा बनाएंगे। श्रावणी, शुक्रिया, मैं तैयारियां करती हूं। ओम ने साथियों का जुगाड़ करना शुरू किया। उसने रिक्शे वाले राजाराम को और अपने सरकारी आवास के सेवक चरण को सारी कहानी सुनाई। उन दोनों की मदद मांगी।
चरण इसमें खतरा तो बहुत है साहब। ओम हाँ, पर अगर तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए तो मेरा साथ दो। ये मैं अकेले नहीं कर सकता। राजाराम हाँ, वैसे भी मर मर के ही तो जी रहे हैं, रात को आत्माओं की वजह से निकलना तक मुश्किल है। ओम हाँ, अगर हम कामयाब हुए तो ये शहर को फिर से नया जीवन मिलेगा। चरण साहब, आप दूसरे शहर से आकर भी इस शहर की मदद करने को तैयार है तो मैं आपके साथ हूं। हम जाएंगे उस फैक्ट्री में और उनका सामना करके उस पत्थर को ले आएंगे। राजाराम, मैं भी चलूंगा आपके साथ। हम इस शहर को फिर से खुशहाल बनाएंगे। थोड़ी देर में वो सब निकलने वाले थे। श्रावणी ने काफी भभूति बना ली थी। श्रावणी, मैं भी चलती हूं तुम सब के साथ, इस बार हमें वो पत्थर लाना ही होगा। ओम नहीं, तुम राधा का ख्याल रखो, तुम्हें कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगी। श्रावणी, मुझे पता है, पर मैं भी मदद करना चाहती हूं। राधा, मैं भी करना चाहती हूं मदद। ओम, वाह बेटा, आप भी अपनी मम्मा की तरह बहादुर हो। पर मैं संभाल लूंगा, उस पत्थर को ले आऊंगा। श्रावणी, तुम तो हमारी मदद कर ही रही हो। तुम अपने पति द्वारा किए गए गलत कामों को सही करने में लगी हो। इस शहर की मदद करने ही तुम यहां रह रही हो, इतना सब कुछ होते हुए भी। तुम दोनों बस भगवान से प्रार्थना करना कि हमारा काम सफल हो जाए। राधा ने ओम को गले लगा लिया। उसे ओम में अपनापन नजर आता था। श्रावणी, ठीक है, तुम सभी अपना ख्याल रखना। ज्यादा खतरा लगे तो बिना देर किए अपनी जान बचाकर बाहर निकल आना। ओम, ठीक है। सारी तैयारी हो गई थी। सबने भभूति अपने पास रख ली थी। राजाराम की रिक्शा में तीनों फैक्ट्री जाने निकले। शाम हो गई थी। वो तीनों फैक्ट्री के पास पहुंचे। फैक्ट्री जली हुई हालात में थी। काफी भयानक लग रही थी और काफी बड़ी थी। बाहर रिक्शा लगाकर तीनों सावधानी से आगे बढ़े। जैसे ही वो फैक्ट्री के द्वार के पास पहुंचे, वैसे ही एक लोहे का सलिया उन पर आकर गिरा। सही वक्त पर तीनों पीछे हट गए। ओम, संभाल के, ये तो बस शुरुआत है। फैक्ट्री के अंदर काफी अंधेरा था। तीनों ने टॉर्चेस जलाई। फैक्ट्री काफी बड़ी थी, इसीलिए तीनों ने फैसला किया कि वो अलग अलग जाकर उस पत्थर को खोजेंगे। ओम, भभूति हाथ में ही रखना, ज्यादा खतरा होने पर चिल्ला देना, हम बाकी मदद को आ जाएंगे। सबने इशारे से मुंह हाँ में हिलाया। तीनों अब अलग हो गए। उस पत्थर को खोजने लगे। तीनों एक दूसरे से काफी दूर थे अब, क्योंकि वो एक विशाल फैक्ट्री थी। चरण एक कमरे के सामने आया। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। वो कमरे के अंदर छानबीन करने लगा। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे है। उसने भभूति उस तरफ फेंकी। किसी के चीखने की भयंकर आवाज आई। वो आवाज पूरे फैक्ट्री में गूंज उठी। उस आवाज से चरण दहल उठा। फिर उसने खुद को संभाला और कमरे में छानबीन करने लगा। तभी एक भयंकर हंसी उसे सुनाई दी जो कमरे के अंदर से ही आई थी। उसका दिल ये सुनकर जोरों से धड़कने लगा। उसे पसीना आने लगा। उसने टॉर्च को उस हंसी वाली आवाज की तरफ किया। उसने जो देखा वो सुन पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। वहां जमीन पर कोई बैठा हुआ उन दीवारों पर अपने भयानक नाखून मार रहा था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, उसने मुड़ के चरण की ओर देखा। बड़ी बड़ी काली आंखें जो चमक रही थी, मुंह जला हुआ किसी शैतान की तरह। उसकी लंबी जबान मुंह से बाहर लटकी हुई। कपड़े जले फटे हुए, जिस पर खून के धब्बे थे, जिस पर मकड़ियां घूम रही थी और उसके शरीर के अंदर बाहर हो रही थी। बड़ा भयानक प्रेत था। चरण अब हिल भी नहीं पा रहा था। डर के मारे उसके हाथ से भभूति नीचे गिर गई थी। उसका हाथ भी उठ नहीं रहा था, डर से थरथरा रहा था। तभी उस भयानक प्रेत ने गुस्से से उस पर हमला किया और चरण को उल्टा उठाकर दीवारों पर रेंगने लगा। चरण डर के मारे चिल्ला भी नहीं पा रहा था। इस तरफ राजाराम एक मशीनरी के बड़े कमरे में आया। वहां कई सारी मशीन जली हुई हालात में पड़ी हुई थी। वो टॉर्च के सहारे आसपास देखने लगा। अचानक ही उसे लगा मानो कोई जानवर की तरह उन मशीनरी के नीचे से रेंगता हुआ गुजरा। राजराज डर से कांपने लगा और भभूति यहां वहां फेंकने लगा। फिर कुछ देर सब शांत रहा। वो फिर से उस पत्थर को खोजने लगा।
तभी उसके टॉर्च वाले हाथ पर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ आकर गिरा। उसने टॉर्च ऊपर की तरफ की। वहां का नजारा देख उसके रोंगटे खड़े हो गया। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। ऊपर किसी चमगादड़ की तरह लटका हुआ एक भयंकर प्रेत उसे गुस्से से घूर रहा था। उसके सारे शरीर से चिपचिपा पदार्थ आकर नीचे गिरने लगा। उसकी आंखों से कीड़े निकल रहे थे। शरीर पूरा जला हुआ भयानक शैतान था। तभी उसने राजाराम पर छलांग लगाई और उसे पकड़कर ऊपर की ओर ले जाने लगा और राजाराम भी डर के मारे चिल्ला ना पाया। इस तरफ ओम भी पत्थर की खोज में लगा हुआ था। अचानक ही उसके पैर को किसी चीज से टक्कर हुई। उसने टॉर्च उस चीज की तरफ घुमाई। वो चीज कुछ और नहीं बल्कि वही काली शक्तियों वाला काला पत्थर था। ओम को वो पत्थर मिल चुका था। वो जोरों से चरण और राजाराम को चिल्लाकर अपने पास बुलाने लगा, पर उसकी आवाज सिर्फ उस फैक्ट्री में गूंज रही थी। उसे चरण और राजाराम की कोई आवाज नहीं आई। वो थोड़ी देर तक चुप रहा। अचानक ही उसे ऊपर से चरण और राजाराम की चीखने की आवाजें आने लगी। ओम ने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। वो सामने का नजारा देख सहम गया। ऊपर दो भयानक प्रेत चरण और राजाराम को उल्टे पकड़े हुए ओम की तरफ गुस्से से घूर रहे थे। अचानक ही आसपास से काफी चीखने की आवाजें आने लगी। अचानक ही उस फैक्ट्री में फिर से आग लगने लगी। वो आग धीरे धीरे फैल रही थी। तभी उस रोशनी में ओम ने जो देखा वो पूरी तरह हिल गया। उसके सामने दो और भयानक प्रेत खड़े थे। दोनों ही शैतानी और पूरा शरीर जला हुआ और शरीर पर मकड़ियां चल रही थीं। आंखें उनकी मगरमच्छ की तरह डरावनी और उनकी जली हुई चमड़ियां शरीर से कटकर लटक रही थी। अब वो ऊपर चिपके दोनों प्रेत भी उनके हाथों में जकड़े चरण और राजाराम को लिए हुए उन नीचे खड़े प्रेतों के पास आ गए। वो चारों वही दोस्त थे जो प्रेत बनकर इस फैक्ट्री में अभी भी मौजूद थे। ओम ने बिना देर किए हुए भभूति उनकी तरफ फेंकी, पर तेज आती हवा से उसकी भभूति वापस उसी की तरफ आ गई। तभी मोहित प्रेत चिल्लाया, मोहित प्रेत, तुम हमें मारना चाहते हो? वो पत्थर हमारी आत्माओं की जिंदगी है। उसे हम तुम्हें यहां से ले जाने नहीं देंगे। ये हमारी फैक्ट्री है। ओम, जो काम तुमने किया है पापी, तुम्हें तो आत्मा के रूप में जीने का भी हक नहीं है। मोहित प्रेत, हा 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 हा, तेरी बोटी बोटी हम खा जाएंगे। तभी वहां खड़े एक प्रेत ने हमला किया। ओम भभूति फेंक ही पाता तब तक उस प्रेत ने ओम को जकड़ लिया। अब तीनों साथी उन प्रेतों के हाथों में थे। मोहित प्रेत, मार दो इनको और इनका मांस नोचकर खा जाओ। जैसे ही प्रेत उन्हें मारते तभी भभूति आकर उन प्रेतों पर गिर पड़ी। उनके दर्द से प्रेत उन तीनों को छोड़ पीछे हट गए। वहां श्रावणी और राधा उनकी मदद को आ पहुंचे। दोनों माँ बेटी बड़ी हिम्मत दिखा रही थीं। श्रावणी अपने साथ गंगाजल भी ले आई थी। श्रावणी, मोहित, अब तुम्हारी शैतानी ताकत खत्म होगी और तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें मिलेगी। ओम, वो पत्थर मुझे दो। ओम जल्दी से उस पत्थर को लिए श्रावणी के पास पहुंचा। चारों प्रेत उन्हें मारने आगे बढ़े, पर चरण और राजाराम ने जल्दी से भभूति ली और उन प्रेतों पर डाल दी और उन्हें रोक दिया। तब तक ओम ने वो पत्थर गंगाजल में डाल दिया। तभी श्रावणी कुछ मंत्र बड़बड़ाई और देखते ही देखते वो चारों प्रेत जलने लगे और जलकर भस्म हो गए। सारे शहर में चीखें गूंज उठी। फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। शहर आत्माओं से मुक्त हो गया। श्रावणी ने सबका आभार माना। आखिरकार शहर इस नर्क की दुनिया से बाहर निकला। अब शहर में फिर से खुशियां लौट आई थी। अब लोग रात में बाहर निकल रहे थे। वहां की जिंदगी अब फिर से अच्छी हो रही थी। अब बाहर से भी लोग वहां रहने आ रहे थे। ट्रेन भी अब 4 स्टेशन पर रुकने लग गई थी। बाकी बचे सारे लोग अब खुश थे। ओम और उसके साथियों ने भी लोगों को समझाने में मदद की। अब सब कुछ सही था। ओम वही नौकरी करता रहा। कुछ साल बाद उसने श्रावणी से शादी कर ली और राधा का एक पिता की तरह ख्याल रखने लगा। दोस्तों, भूतों के शहर की कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।